डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 1, सौदे का पहला दिन। आज उसकी शादी थी, लेकिन दिल में बैंड नहीं बज रहे थे। सिर्फ एक डर घुसा बैठा था कि अब जो होगा वो सब उसकी मर्जी के बिना होगा। चारों तरफ रोशनी थी, मंडप जगमगा रहा था, लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, शगुन की थालियां घूम रही थी। लेकिन उस दुल्हन की आंखें बस जमीन में गड़ी थी। लाल जोड़े में सजी वो लड़की अवनी, 5 फुट 3 इंच की मासूम सी दिखने वाली लड़की। चेहरे पर सिंदूरी चमक थी, पर उसकी आंखें बुझी हुई बातियों जैसी। चलो बिटिया, मंडप में बैठो, पंडित ने धीरे से कहा। अवनी चुपचाप उठी। नहीं पता चला कैसे उसकी आंखें गीली हो गईं। वो आंसू नहीं थे, वो एक सहमति थी। शायद आखिरी। दुल्हे के पास बैठते ही हल्का सा धुआं उसकी नाक में गया। माथा भारी लग रहा था, लेकिन आसपास सब हंस रहे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, परिवार वाले चावल डाल रहे थे। पर अवनी के लिए ये सब आवाज नहीं, शोर था। शोर जो उसके अंदर कुछ तोड़ रहा था। कुछ दूर एक कुर्सी पर बैठा वो लड़का, आरव राठौड़। सहरे के पीछे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी ठंडी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। वो इस शादी को ऐसे देख रहा था जैसे ये बस एक जरूरी दस्तावेज की औपचारिकता हो। उसकी उंगलियां बार-बार घड़ी की ओर जा रही थी। शायद उसे भी बस वक्त पूरा करना था। फेरे शुरू हुए। पंडित ने कहा, अब दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेंगे, 7 जन्मों के लिए। अवनी के पांव ज्यों ही उठे, उसका दिल डूबा। 7 जन्म? नहीं बाबा, सिर्फ 1 साल। ये तो वसीयत में लिखा है। आरव शांत था। उसकी पकड़ ढीली थी, जैसे रस्म निभा रहा हो। आखिरी फेरा जैसे ही पूरा हुआ, पंडित मुस्कुराया और बोला, अब से आप पति पत्नी हैं। लेकिन उस एक लाइन में किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। ना आरव ने मुस्कुराया, ना अवनी ने सिर उठाया। शादी के बाद सब रस्मों की तैयारियां कर रहे थे, पर आरव ने किसी से बात नहीं की। अवनी के साथ कार में बैठते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही, चलो, टाइम मत खराब करो। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, सर, ये कहावत अब उल्टी हो गई। आज शेरनी नहीं, शेर अकेला दुल्हन लेकर जा रहा है। आरव ने बस घूर कर देखा, बकवास बंद कर और गाड़ी चला। पीछे की सीट पर अवनी बैठी थी, बाहर देखते हुए। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, ना कोई सवाल, ना कोई उम्मीद। शायद कुछ महसूस करने की ताकत अब बची ही नहीं थी। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। सामने लॉन था, सफेद रोशनी से नहाया हुआ। बंगले के भीतर अजीब सन्नाटा था, कोई आरती, कोई स्वागत नहीं। अवनी सोच रही थी, क्या मैं दुल्हन बनकर आई हूं या बस कोई डिलीवरी? एक दुबला-पतला लड़का दौड़ता हुआ आया। मैम, आइए, घर आ गया है। मैं जॉली हूं, यहाँ का स्टाफ। अवनी ने लहंगे को थोड़ा संभाला और गाड़ी से बाहर निकली। बाहर कदम रखते ही उसने उस घर को देखा और उसके साथ खड़ी खामोश दीवारों को। वो दीवारें जैसे कुछ छिपा रही थी। चलो, आरव ने कहा, जैसे वो किसी मीटिंग में आया हो। वो उसके पास नहीं रुका, बस जाते जाते पीछे देखा और जॉली से बोला, इसे सब रूल समझा देना। कोई गलती हुई तो सजा तुझे मिलेगी।
जॉली ने सिर झुका दिया। अवनी वहीं खड़ी रह गई। एक अजनबी जगह, एक अजनबी मर्द के साथ, और वो रिश्ता जो कागज पर तो पति पत्नी था, लेकिन दिलों में सिफर। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2, हवेली के नियम। कभी कभी इंसान को रिश्तों से नहीं, उनके नियमों से डर लगता है। बंगले के भीतर कदम रखते ही अवनी ने सबसे पहले जिस चीज को महसूस किया वो थी खामोशी। ना कोई आरती की थाली, ना कोई हंसी, ना स्वागत। बस एक बड़ी सी हवेली जिसकी दीवारें सजी थीं, लेकिन दिल खाली। मैम, जॉली ने धीमे से कहा, चलिए मैं आपका कमरा दिखा देता हूँ। अवनी बस उसके पीछे चल पड़ी, जैसे अपनी ही शादी में कोई मेहमान हो। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वो दीवारों पर लगी तस्वीरें देखती रही। एक तस्वीर में एक बुजुर्ग पुरुष और महिला की मुस्कान थी, शायद आरव के माता पिता। सर के पापा बड़े सख्त थे। जॉली अचानक बोला, जैसे वो उसके मन की पढ़ रहा हो। उनका ही बनाया हुआ ये नियम है। 1 साल की शादी। अवनी का दिल कांप गया। वो कुछ पूछना चाहती थी, पर आवाज साथ नहीं दे रही थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही जॉली ने उसे खोला। सामने एक बड़ा सा बेड, हल्की नीली लाइट्स और एक खिड़की जिससे आधा शहर दिखता था। आपका कमरा यही है, मैम। और सर का उस तरफ। अवनी ठिठक गई। मतलब हम साथ नहीं? उसने धीरे से पूछा। जॉली ने आंखें झुका ली। सर ने साफ कहा था, शादी सिर्फ नाम की है। कोई अधिकार नहीं, कोई सवाल नहीं। कमरे में घुसते ही उसने पर्स से रूमाल निकाला और चेहरा ढक लिया। क्या मैं किसी कहानी की हीरोइन हूं, या बस एक टाइम पास टूल? दूर कहीं हवेली की घड़ी ने रात के 12 बजने का ऐलान किया। ये उसकी शादी की पहली रात थी, लेकिन बेड के बगल में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, पर दिल अब भी रात के अंधेरे में डूबा था। दरवाजा खटका। जॉली ट्रे लेकर खड़ा था, चाय और कुछ नियमों की एक चिट्ठी। सर का आदेश है, मैम। ये नियम आप ध्यान से पढ़िएगा। अवनी ने ट्रे ली और चुपचाप चिट्ठी खोली। आरव राठौड़ के हवेली के नियम। 1, शादी सिर्फ 1 साल चलेगी। 2, कोई सवाल नहीं, कोई हक नहीं। 3, किसी पार्टी या फंक्शन में साथ जाने की जरूरत नहीं। 4, हवेली की छवि बनी रहनी चाहिए, बाहर के लिए हम पति पत्नी हैं। 5, भीतर सिर्फ 2 अजनबी। उसने चिट्ठी पढ़ी और उसे मोड़कर मेज पर रख दिया। ना कोई आंसू आया, ना गुस्सा। बस एक ठंडा सन्नाटा, जैसे रूह में उतर गया हो। उसी शाम हवेली में मेहमान आए। आरव को बिजनेस डीलर्स से मिलना था, और पहली बार अवनी को पत्नी बनकर उसके साथ खड़ा होना था। जॉली ने उसे कहा, मैम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लेकिन ध्यान रहे, बाहर सब प्यार देखना चाहेंगे। अवनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। कांच के सामने खड़ी वो लड़की अब अवनी नहीं थी। वो थी एक सजावटी मूर्ति जो मुस्कुराती थी, ताकि लोग कहें, क्या प्यारी जोड़ी है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, नकली मुस्कान, सच्चे आंसू। हर कोई कह रहा था, क्या खूबसूरत जोड़ी है। सिर्फ अवनी का दिल जानता था, वो उस तस्वीर में नहीं थी। शाम को हवेली की दीवारें रोशनी से चमक उठीं। लाइटिंग, फूल और क्लासिकल म्यूजिक की धुन में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बिजनेस पार्टी के नाम पर एक ऐसा नाटक शुरू होने वाला था जिसकी हीरोइन बनी थी अवनी।
और उसे स्क्रिप्ट तक नहीं दी गई थी। आरव तैयार हो चुका था, ब्लैक सूट में, घड़ी पर निगाहें टिकाए। उसके चेहरे पर आज भी वही सख्त नकाब था। अवनी कमरे से निकली, हल्के क्रीम रंग के गाउन में, पर उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। मैं तैयार हूं, पर मैं खुश नहीं हूं। जैसे ही दोनों नीचे हॉल में पहुंचे, कैमरों की लाइटें चमकीं और मेहमानों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। वाओ! व्हाट ब्यूटीफुल कपल! मैच मेड इन हेवन! आपकी शादी तो बस परियों जैसी है। अवनी बस मुस्कराती रही। उसकी वो मुस्कान, जो उसकी आत्मा पर पड़े बोझ को छुपा रही थी। आरव ने किसी बिजनेस पार्टनर से बात शुरू की। मिस्टर कपूर, दिस इज माई वाइफ अवनी। अवनी एक नाम भर बनकर रह गया था उसके लिए। नमस्ते, उसने शालीनता से कहा। मिस्टर कपूर ने हाथ मिलाया। आप वाकई बहुत सुंदर हैं। कितने लकी हैं आप, आरव। आरव ने सिर्फ मुस्कुरा कर सिर हिलाया। ना, हाँ कहा, ना, हूबहू। बस एक ऐसा इंसान बन गया था जो प्यार का मतलब भूल चुका था। बातचीत के बीच अवनी ने देखा, कुछ लोग बार बार उनकी तरफ देख रहे थे। शायद उनके बीच का फासला भी अब नजर आ रहा था। तभी एक महिला ने कहा, आरव जी, आपकी पत्नी बहुत सौम्य है। शादी कब हुई आपकी? आरव एक सेकंड रुका। बस कुछ हफ्ते पहले, उसने जवाब दिया। और हनीमून कहाँ प्लान किया है? किसी और ने चुटकी ली। अवनी ने आरव की तरफ देखा, शायद पहली बार उम्मीद से। पर आरव ने नजरें चुरा ली और कहा, हम दोनों बहुत बिजी हैं। टाइम नहीं मिला अभी तक। शब्द साधारण थे, पर उनके पीछे का सच अवनी के दिल को बींध गया। टाइम नहीं मिला, या जरूरत नहीं समझी? पार्टी में कुछ देर बाद संगीत शुरू हुआ। डांस फ्लोर पर जोड़े झूम रहे थे। किसी ने मजाक में कहा, अवनी, आरव जी के साथ एक डांस तो बनता है। वो पल था जब पर्दा गिरने वाला था। अवनी ने धीमे से आरव की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने एक पल सोचा और फिर हाथ थाम लिया। डांस शुरू हुआ। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। दो खूबसूरत लोग, स्लो म्यूजिक, कैमरे क्लिक कर रहे थे। लेकिन अंदर दो अजनबी एक ही गम को छुपा रहे थे। एक शादी जिसमें कोई एहसास नहीं था। आरव ने धीरे से कहा, बस दिखावे के लिए है। ज्यादा उम्मीद मत करना। अवनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने उम्मीद करना बहुत पहले छोड़ दिया था। डांस खत्म हुआ, तालियां बजीं, और उसी शोर के बीच अवनी हॉल से बाहर निकल गई। हवेली के पिछवाड़े में लगे गुलाब के बगीचे में बैठकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। ना कोई देखने वाला था, ना रोकने वाला। बस चांद था, जो जानता था 1 साल की दुल्हन के दिल का सूनापन। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, माँ का खत और हवेली का सच। जब माँ की चुप्पी टूटी, तब हवेली की दीवारें कांप उठीं। अवनी उस रात बहुत देर तक बगीचे में बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में अब एक अजीब सन्नाटा था, जैसे सब कुछ सहने की आदत पड़ रही हो। चांदनी धीरे धीरे ढल रही थी और हवेली के अंदर रोशनी मध्यम हो चुकी थी। अवनी ने अपनी उंगलियां कसकर आपस में भींच ली। क्या ये ही मेरा जीवन है? क्या मैं अब सिर्फ दिखावे की दुल्हन हूँ? सुबह की हल्की किरणें खिड़की के पर्दे चीर कर कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अवनी ने धीमे से आंखें खोली तो सामने टेबल पर एक लिफाफा रखा था, सफेद रंग का, पुराने कागज की गंध लिए, जिस पर लिखा था, मेरी बेटी अवनी के लिए, माँ।
उसका दिल जैसे एक पल को रुक गया। अवनी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। खत माँ के हाथों से लिखा गया था। स्याही कुछ जगह हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन हर शब्द जैसे दिल में उतरता जा रहा था। मेरी प्यारी अवनी, जब तू ये खत पढ़ रही होगी, तब तू शायद इस हवेली की बहू बन चुकी होगी। माफ करना बेटी, मैं तुझे उस मोड़ पर अकेला छोड़ आई जहां तुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। जिस आरव से तेरी शादी हुई है, उसका अतीत सिर्फ कड़वा नहीं, रहस्यमयी भी है। तेरे पापा के जाने के बाद जब मैं पहली बार हवेली गई थी, मैंने वहां कुछ ऐसा देखा था जिसे अब तक भूल नहीं पाई हूँ। एक कमरा है हवेली के पिछले हिस्से में, जिसे कोई नहीं खोलता। तेरे ससुर जी ने सख्त हिदायत दी थी कि वो कमरा मरा हुआ है। लेकिन बेटा, वहां कोई राज है, और उस राज का तुझसे रिश्ता है। मेरी बात याद रखना, अगर कभी तुझे लगे कि तू टूट रही है, तो उस कमरे की तरफ जाना। शायद वहां तुझे तेरा जवाब मिले, और वो सच्चाई जिससे सब भाग रहे हैं। तेरी माँ। अवनी कई मिनटों तक चुप बैठी रही। हवेली में कोई ऐसा कमरा है, और ये राज उससे जुड़ा है। उसी समय नौकरानी सुशीला कमरे में आई। बहू जी, आप ठीक हैं? चेहरा उतरा हुआ है। अवनी ने अपनी आवाज संभाली। सुशीला दीदी, हवेली में कोई पुराना कमरा है क्या, जिसे खोला नहीं जाता? सुशीला चौंकी, फिर एक पल को रुककर बोली, आपने वो कमरा देखा? नहीं बहू जी, उधर तो कोई नहीं जाता। लेकिन क्यों? कहते हैं कि वहां एक पुराना झगड़ा, एक मौत और कुछ अधूरी बातें दबी हैं बहू जी। वहां जाना मना है। अवनी की आंखों में सवाल थे। मना क्यों है? डर किस बात का है? और उस राज का मुझसे क्या लेना देना? उसी रात हवेली में सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अवनी चुपचाप उठी, माँ का खत अपने सीने से लगाए हुए, और धीरे धीरे हवेली के पिछवाड़े की तरफ बढ़ी। वहां एक पुराना दरवाजा था, लकड़ी पर जाले लगे हुए, कुंडी जंग से भरी। उसने धीरे से उसे खींचा। दरवाजा कांपते हुए थोड़ा सा खुला, और एक तेज, सड़ी हुई यादों की बदबू उसके चेहरे पर आई। कमरे के अंदर अंधेरा था। एक पुराना आईना, फटी हुई दुल्हन की ड्रेस, दीवार पर टंगी एक तस्वीर जिसमें एक औरत थी, हूबहू अवनी जैसी। अवनी के पांव जम गए। ये मैं नहीं हूं। तो फिर ये कौन है? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 5, आईने के पीछे की औरत। वो जो मुझ जैसी दिखती है, क्या मैं उसकी परछाई हूं? कमरे की हवा बहुत भारी थी। दीवार पर टंगी उस तस्वीर को देखते हुए अवनी का दम घुट रहा था। उस औरत की आंखें जैसे उसे घूर रही थी, जैसे कहना चाहती हूँ, मत आना इस रास्ते पर, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। अवनी कांपती उंगलियों से तस्वीर के पास गई, धूल हटाई। पीछे एक नाम उभरा, अनन्या। नीचे तारीख लिखी थी, 28 जुलाई 2003, 2003। अवनी फुसफुसाई, मतलब 20 साल पहले। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी खुद ब खुद चर्र से खुल गई। अंदर एक लाल रंग की डायरी रखी थी, धागा टूटा हुआ, पन्ने पीले। अवनी ने पढ़ना शुरू किया। 27 जुलाई 2003। कल मेरी शादी है आरव से। सब कुछ परियों जैसा लग रहा है, लेकिन एक डर है। उसके पापा कुछ छुपा रहे हैं। इस हवेली में कुछ तो है जो मुझे हर रात डराता है। आरव अच्छा है,
लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में अजीब अंधेरा उतर आता है, जैसे वो मेरे साथ है पर किसी और की परछाई उसके साथ चल रही है। क्या ये मेरा भ्रम है, या फिर मैं भी किसी कहानी का हिस्सा बन रही हूं जो पहले भी लिखी जा चुकी है? अवनी की सांसें तेज चलने लगी। अनन्या आरव की पहली पत्नी थी, लेकिन उसे तो कोई जिक्र भी नहीं करता। इतने सालों से ये राज छुपा कैसे रहा? और अगर ये सब झूठ नहीं, तो क्या अवनी भी उसी दोहराव की शिकार बनने वाली है? अचानक दरवाजे की चरमराहट हुई। किसी के चलने की आवाज पास आती महसूस हुई। अवनी ने तुरंत अलमारी बंद की और खुद को एक पर्दे के पीछे छुपा लिया। आरव का चेहरा झलकता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि डर था। वो कमरे में आया, सीधे उसी तस्वीर की ओर बढ़ा और धीरे से बोला, मैंने वादा किया था अनन्या, मैं उसे तुम्हारे जैसा कभी नहीं बनने दूंगा। अवनी का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उससे मतलब? मुझसे? आरव जानता है कि मैं अनन्या जैसी दिखती हूं और वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। उस रात अवनी ने अपने कमरे में लौटते हुए सिर्फ एक फैसला किया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं जानना चाहती हूं, अनन्या की मौत कैसे हुई? क्या वो खुद मरी थी या मारी गई थी? और अगले दिन उसने सबसे पहला काम किया, हवेली के पुराने नौकर बिजुआ काका से मिलने का। वो अकेला शख्स था जो हवेली में आरव के बचपन से था। लेकिन जब अवनी ने जाकर पूछा, काका, आप अनन्या को जानते थे? तो काका की आंखें फैल गईं और उसके हाथ से पानी का लोटा छूट गया। बिटिया, आप उसका नाम क्यों ले रही हैं? वो तो इस हवेली में मरी नहीं थी। उसे तो यहां से गायब कर दिया गया था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, हवेली का राज और काका की गवाही। जिसे मरा हुआ समझा, वो कभी गई ही नहीं थी। हवेली की उस निचली कोठरी में सन्नाटा था। अवनी बैठी थी, सामने बिजुआ काका, जिनकी आंखों में उम्र की थकान थी और ज़बान में कांपता डर। बोलिए काका, अवनी ने धीरे से कहा। कौन थी अनन्या? क्या हुआ था उसके साथ? काका ने गहरी सांस ली, जैसे सीने में छुपा कोई तूफान अब बाहर आने को बेकाबू हो। बिटिया, उनका स्वर टूटा हुआ था, आप बिल्कुल उसी जैसी दिखती हैं, जैसे उसकी आत्मा आपके चेहरे में समा गई हो। क्या मुझसे भी वैसा ही कुछ होने वाला है, काका? अवनी की आवाज भीग गई। काका की आंखें भर आईं। अनन्या देवी बहुत नेक थी, पर इस हवेली के लोग, खासकर रजत बाबू के पापा, उन्हें पसंद नहीं करते थे। क्यों? अवनी ने पूछा। क्योंकि वो आजाद ख्यालों वाली थी। उन्होंने हवेली के नियम नहीं माने। उन्होंने सवाल पूछे, औरत की बराबरी मांगी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर क्या उन्होंने अनन्या को मार डाला? काका कांपते हुए बोले। नहीं बिटिया, मारा नहीं, उसे जिंदा दफना दिया। क्या? अवनी के होठ सूख गए। उस दिन काका की आवाज अब थरथरा रही थी। शादी के 6 महीने बाद आधी रात को अनन्या देवी को उठाकर हवेली के पीछे के बाग में ले जाया गया। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि वो मां बनने वाली है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। मैंने दूर से देखा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। उस दिन से वो गायब हो गई
और कहा गया कि वो भाग गई है। अवनी का सिर चकराने लगा। मतलब रजत जानता है ये सब? काका चुप हो गए। बस एक बात बोले, वो सब जानता है, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत अब किसी में नहीं। अवनी ने बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर एक नज़र उस कोठरी पर डाली जहां सच इतने सालों से बंद था। अब वो बाहर निकलने को तैयार था। अब उसे समझ आ गया था कि इस हवेली में कोई औरत आवाज उठाए तो उसे मिटा दिया जाता है। लेकिन अवनी अब उस कतार में नहीं थी। रात को जब रजत कमरे में आया, उसने पूछा, आज कहाँ गई थी तुम? अवनी ने पहली बार उसकी आंखों में बिना झुके देखा। जहां सच होता है वहां गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हें भी डर लगने लगेगा, रजत, क्योंकि अब तुम्हारा झूठ मेरे सामने है। रजत कुछ पल उसे देखता रहा और फिर मुस्कराया। क्या तुम भी सोचती हो कि अनन्या मरी नहीं, जिंदा थी? नहीं, अवनी बोली। मैं जानती हूं कि उसकी आत्मा आज भी यहां है। और अब मैं अकेली नहीं हूं। अगली सुबह हवेली की बगिया में खुदाई शुरू हुई और वहां से जो मिला वो सबूत नहीं था, वो इंसाफ की पहली दस्तक थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, अनन्या की आवाज। कुछ चीखें मिटती नहीं, वो हवाओं में बाकी रह जाती हैं। सुबह की धूप हल्की थी, लेकिन हवेली की दीवारों पर एक अजीब सी सिहरन तैर रही थी। बगिया में खुदाई के बाद वहां कुछ ऐसा मिला था जिसे देखकर पुलिस तो चुप रही, लेकिन हवेली की रसोई में काम करने वाली बूढ़ी दाई बेहोश हो गई। एक जोड़ी चूड़ियां और एक कंगन। चूड़ियों पर हल्के अक्षरों में खुदा था, अनन्या। रात को हवेली की छत पर बैठी अवनी अपने कानों में कुछ सुन रही थी। धीमी सी गूंजती हुई आवाज जो जैसे हवाओं में घुली थी। मैंने सिर्फ प्यार मांगा था, पर बदले में मौत मिली। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? वह डरते डरते उठी। मैंने सवाल पूछे थे, जवाब नहीं, सजा मिली। आवाजें तेज हो गई। नीचे कमरे में रजत की माँ गायत्री देवी पूजा कर रही थी, लेकिन उनके होंठ बुदबुदा नहीं रहे थे, कांप रहे थे। अवनी ने आकर सीधा सवाल पूछा, आप डरती क्यों हैं, माँ? गायत्री देवी एक पल को चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैंने देखा था, सब कुछ देखा था, पर चुप रही। क्योंकि उस वक्त मेरी चुप्पी ही मेरे बेटे की शादी थी। आपका बेटा अब भी किसी के जीवन से खेल रहा है, अवनी बोली। गायत्री देवी की आंखें भर आईं। मैंने रजत से अनन्या जैसी औरतें दूर रखने की कसम खा ली थी, पर तुम भी वैसी ही हो, बोलने वाली, सच कहने वाली। अब डर लगता है, कहीं तुम भी? नहीं माँ, अवनी ने गहरी सांस ली। अब डरने की बारी किसी और की है। रात ढलते ढलते हवेली में एक और आवाज गूंजी। इस बार सिर्फ अवनी को नहीं, गायत्री देवी को भी सुनाई दी। मैं फिर लौटूंगी। जहां मेरा नाम मिटाया गया, वहीं से मैं फिर बोलूंगी। गायत्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। अनन्या, उन्होंने बुदबुदाया, माफ कर दो। अवनी अब सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, वो उस नाम की आग बन चुकी थी जिसे कभी मिटा दिया गया था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8, जुर्म की रात। कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, कुछ रातें रहस्य बुनती हैं।
हवेली के तीसरे माले की पुरानी अलमारी में रखी एक लकड़ी की संदूकची थी, जिसे बरसों से किसी ने नहीं छुआ था। अवनी उस दिन अकेली थी। रजत शहर से बाहर किसी मीटिंग के बहाने निकला था। शायद उससे भी ज्यादा खुद से भाग रहा था। संदूकची के अंदर किताबें थीं, पर उन सब के नीचे कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी लाल मखमली डायरी थी। धूल झाड़ते हुए अवनी ने डायरी खोली। पहला पन्ना जैसे खून के छींटों से रंगा था। अनन्या राठौर की डायरी। 28 अक्टूबर, रात 11:45। आज मैंने फिर रजत को उस औरत के साथ देखा। वही औरत जिसकी खुशबू अब उसकी शर्ट पर बसी है और मेरी मांग से मिट चुकी है। मैं चीखी नहीं, रोई नहीं, पर आज मैं चुप भी नहीं रहूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना, ये महज हादसा नहीं होगा। अवनी की उंगलियां कांपने लगी। उसने अगला पन्ना पलटा। 29 अक्टूबर। मैंने गायत्री माँ को सब बताया, पर उन्होंने कहा, तू घर की इज्जत है, तू बाहर की हवा मत बन। आज पहली बार मुझे लगा, इस हवेली में मेरी सांसें किराए की हैं। हर पन्ना अनन्या की टूटती आत्मा का दस्तावेज था। 31 अक्टूबर। मैं गर्भवती हूँ। और रजत ने कहा, ये मेरा बच्चा नहीं। मैंने उसे थप्पड़ मारा। उस दिन से मुझे बगिया के पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया गया। अवनी अब हाँफ रही थी। डायरी में आखिरी पन्ना बस एक शब्द में था, खून। ठीक उसी समय हवेली की पुरानी घड़ी में 12 बजे अचानक बगिया की दिशा से एक खटाखट की आवाज आई। अवनी नीचे भागी। हवेली का माली बाहर खड़ा काँप रहा था। बहू जी। बगिया के कुएं से किसी औरत की चूड़ियों की आवाज आ रही है। अवनी ने टॉर्च उठाई और बगिया की तरफ बढ़ गई। कुएं के पास ठंडी हवा के साथ कुछ और भी था। अनन्या की परछाई। कितने सवाल दफन किए थे न उन्होंने। अब हर जवाब पानी से निकलेगा। मैं लौट आई हूं। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 9, गर्भ और गुनाह। कुछ खून सिर्फ पानी में नहीं उतरते, वो वंश में बहते हैं। अवनी के हाथ अब भी कांप रहे थे। वो डायरी, कुएं से आती वो अनजानी चूड़ियों की आवाज, और अब उसकी अपनी धड़कनों की गूंज, सब कुछ मिलकर जैसे एक राज की दीवार गिरा रहे थे। सुबह हुई, लेकिन हवेली में सूरज की रोशनी नहीं उतरी। उतरा तो बस डर का सन्नाटा। रजत वापस आया। चेहरे पर वही घमंडी शांति जो अक्सर गुनहगार ओढ़ लिया करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ खास? उसने कैजुअली पूछा। अवनी ने कहा, कुछ नहीं। बस उसकी आंखें बोली, और वो डायरी अब भी उसकी अलमारी में छुपी थी। रात को अवनी ने वो पन्ना दोबारा पढ़ा जिसमें लिखा था, मैं गर्भवती हूं। और रजत कहता है, ये मेरा बच्चा नहीं। फिर मेरी चीख भी उसी कमरे में कैद हो गई जहां मैं खुद। डायरी यहीं पर अधूरी थी। पर अधूरी चीजें अक्सर ज्यादा बोलती हैं। अवनी ने तहकीकात शुरू की। हवेली के पुराने नौकरों से बात की, धीरे धीरे। एक बूढ़ी नौकरानी, बड़ी माँ, जो अब पूजा घर में ही समय बिताती थी, बोली, उस रात कुछ हुआ था, बहू। कुएं के पास बहुत शोर था। गायत्री मैम साहब, रजत बाबू और एक आदमी जो कभी नौकर था, वो तीनों भागे थे वहां। फिर चुप्पी हो गई। और अगले दिन अनन्या मैडम कभी नहीं दिखीं। अवनी ने पूछा, पुलिस? बड़ी माँ ने बस कंधे उचका दिए। पैसे वाले लोग पुलिस नहीं बुलाते बिटिया।
वो चुप्पियां खरीद लेते हैं। अवनी जान चुकी थी, इस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं, कब्रें भी थी। और शायद अनन्या का बच्चा अभी भी जिंदा था। उसी रात अवनी एक गुप्त फाइल के पीछे लगी, जो हवेली के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड में छुपी थी। अनन्या राठौर मैटरनिटी रिकॉर्ड, registered by Dr. Nirmala Jain. Final update. Patient declared missing after 6th prenatal consultation. Term not completed. मतलब अनन्या मरते वक्त गर्भवती थी और बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं। अवनी अब ये सोचकर कांप गई, क्या अनन्या की मौत सिर्फ हत्या थी, या क्या कोई और भी था जो उस रात पैदा हुआ? और तभी हवेली की छत पर से एक चीख गूंजी, एक छोटे बच्चे की, जो इस हवेली में कभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन अब सुनाई दे रहा था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 10, खून का रिश्ता या खून का बदला। कभी कभी सच इतने गहरे दबे होते हैं कि उन्हें खोदने पर जमीन भी रो पड़ती है। अवनी की आंखों से नींद गायब थी। उसे वो बच्चा बार बार सुनाई देता था, एक मासूम सी चीख जो हवेली के हर कोने में घूमती थी, जैसे दीवारों से टकराकर वापस उसके दिल में उतर जाती हो। पर ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ये आवाज वजूद की थी, गुनाह की पैदाइश की। सुबह हवेली में चुप्पी थी, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। अवनी अब डर नहीं रही थी, अब वो खोज में थी। और उसकी पहली टक्कर हुई रजत से। वो उसी की आंखों में देखकर बोली, रात कुएं से जो आवाज आई थी, वो किसी जानवर की नहीं थी रजत, वो किसी बच्चे की थी। और तू जानता है वो कौन था? रजत थोड़ा सहमा, पर फिर मुस्कुराया, वो कुटिल मुस्कान। बहुत कहानियां पढ़ ली है तुमने अवनी, हवेलियों में भूत ही होते हैं, बच्चे नहीं। शायद तू भूल गया कि मैं अब रजत की बीवी नहीं, अनन्या की बहन बन चुकी हूं। क्या? रजत के चेहरे पर एक साया उतर गया। अवनी ने उसके सामने डायरी रख दी। अनन्या की हैंडराइटिंग, उसके शब्द, उसका दर्द। तू कहता है कि तुझसे प्यार नहीं कर सकती, पर मैं अब तुझसे नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा पति नहीं, तू अनन्या का कातिल भी है। रजत एक पल को स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा एक पल को नंगा हो गया, जैसे सारे नकाब गिर गए हों। पर उसने फिर भी कोशिश की डराने की। अवनी, ये खेल तू नहीं समझती। मेरे पीछे जो है, वो तू नहीं संभाल पाएगी। तू अकेली नहीं है अब। वो बच्चा अब हवेली में लौट चुका है और तुझे हर रात तेरे ही गुनाहों की लोरी सुनाएगा। उसी रात अवनी ने पूजा घर में जाकर दिया जलाया। कुर्सी के पास बैठी बड़ी माँ फिर से आई। बिटिया, जो हवेली में जन्मा नहीं, वो अब लौटेगा, पर माँ की गोद नहीं खोजेगा, वो हिसाब खोजेगा। अवनी की सांसें थमी। रजत की माँ गायत्री देवी अब तक चुप थी, लेकिन वो अब पूजा घर के पीछे के पुराने तहखाने की चाबियां लेकर आईं। मैं बहुत दिनों तक चुप रही अवनी, पर अब तेरी आंखों में वही जिद है जो कभी अनन्या की आंखों में थी। चल चल कि तुझे मैं एक ऐसा सच दिखाऊं जो इस हवेली में जन्म से पहले ही दफन हो गया था। हवेली के नीचे दबी एक फाइल, एक पुराना मेडिकल बैग और एक झूठ, जिसने एक मासूम की पूरी जिंदगी छीन ली। अब सिर्फ सवाल बाकी है, क्या वो बच्चा जिंदा है? और अगर है, तो कौन है वो? नेक्स्ट चैप्टर में
और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।